Hi students, it's me इमरान अब्दुल्ला योर बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज़ ओस्मो रेगुलेशन इन डिफरेंट एनवायरनमेंट्स। ओस्मो रेगुलेशन के हवाले से आप लोग पहले ही जानते हैं कि वाटर और साल्ट्स की कंसंट्रेशन को मैनेज करना दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड एज ओस्मो रेगुलेशन। अब पहले आपने जनरल जो है वो प्लांट्स के अंदर पढ़ी, आज हम जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट इन्वायरमेंट्स के अंदर डिस्कस करेंगे। अब इन्वायरमेंट्स दो ही तरह के हैं हमारे पास, वन इज़ एक्वेटिक इन्वायरमेंट पानी वाला एंड द अदर इज़ टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट जो खुश्की का इन्वायरमेंट है जिसको ड्राई इन्वायरमेंट कहा जाता है। अब हमारे पास जो एक्वेटिक इन्वायरमेंट है उसको मज़ीद दो कैटेगरीज़ में तकसीम किया जाता है। द फर्स्ट वन इज़ फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट एंड द सेकेंड वन इज़ मैरीन इन्वायरमेंट। तो आज जो हमारा ये हमने तीनों इन्वायरमेंट्स को कंपेयर कर लेना है ताकि हमें जो है वो याद करना आसान हो। बुक में और तरीके से लिखा हुआ है, चीज़ें वही होंगी, हम थोड़ा कंपैरिजन मोड के अंदर पढ़ेंगे तो हमें चीज़ों का ज़्यादा अच्छी तरह जो है वो अंदाज़ा होगा। कंसेप्चुअली हमें चीज़ें जो है वो ज़्यादा अच्छी तरह क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले मैरीन वाटर कौन सा इन्वायरमेंट होता है जिसमें वाटर की अमाउंट कम होती है, वाटर अमाउंट जो है वो लेस हो, और जो साल्ट्स इन्वायरमेंट है या साल्ट्स की कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा हो। तो ऐसे इन्वायरमेंट को आप कौन सा इन्वायरमेंट कहते हैं? हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट। तो हम कहेंगे कि इसका जो इन्वायरमेंट है हम उसे क्या कहेंगे? हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट। कौन सा है? हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट। ठीक है जी। फ्रेश वाटर की बात करें तो दैट इज़ अपोजिट टू दी मैरीन वाटर। यहाँ साल्ट्स ज़्यादा, यहाँ साल्ट्स कम, यहाँ वाटर कम, यहाँ वाटर ज़्यादा। तो ये कौन सा इन्वायरमेंट होगा? हम इसे कहेंगे हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट। हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट। और आपको इस बात का अंदाज़ा है कि जो इन्वायरमेंट हाइपरटोनिक होता है उसे हम कंसनट्रेटेड इन्वायरमेंट भी कहते हैं। कंसनट्रेटेड का लफ्ज़ी मतलब होता है गाढ़ा, जिसमें पानी कम हो। और जो डाइल्यूट होता है, हाइपोटोनिक, हम उसे डाइल्यूट इन्वायरमेंट भी कह सकते हैं। यानी डाइल्यूट का मतलब क्या होता है? जो पतला हो, जो चीज़ पतली होती है उसमें पानी ज़्यादा होता है। अब हम बात करते हैं टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट की। तो ये इन्वायरमेंट ड्राई इन्वायरमेंट कहलाता है। ठीक है, ड्राई का मतलब क्या होता है? खुश्क। ठीक है, ड्राई इन्वायरमेंट। ओके, अब हम वापस आते हैं कि इस इन्वायरमेंट में रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिज़म को क्या ख़तरात होते हैं। इस इन्वायरमेंट के अंदर रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिज़म और इस इन्वायरमेंट के अंदर रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिज़म को ख़तरा क्या होता है? डेफिनेटली इस इन्वायरमेंट के अंदर रहने वाले जो लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं इनमें साल्ट्स ज़्यादा हैं। तो ये डेंजर है, ये ख़तरा है कि उनकी बॉडी में एक्सेसिव एंट्री हो सकती है साल्ट्स की, क्योंकि इस पानी में साल्ट्स क्या हैं? ज़्यादा हैं। तो हम लिखेंगे एक्सेसिव साल्ट एंट्री। एक्सेसिव साल्ट एंट्री। साल्ट्स की एंट्री क्या हो सकती है? ज़्यादा। और याद रखिए जहाँ साल्ट्स की एंट्री ज़्यादा होगी वहाँ पे पानी का लॉस होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इसका डेंजर क्या हो सकता है? एक्सेसिव एंट्री ऑफ सॉल्ट एंड लॉस ऑफ वाटर। मेरे पास जगह नहीं है, आप मेंशन कर सकते हैं लॉस ऑफ वाटर। अच्छा, यहाँ पे क्या है? इस इन्वायरमेंट में पानी ज़्यादा है तो हम कहेंगे एक्सेसिव एंट्री ऑफ वाटर। एक्सेसिव वाटर एंट्री। ठीक है, और जहाँ पानी की ज़्यादा एंट्री होगी वहाँ पे लॉस ऑफ साल्ट्स होगा। यहाँ पे एक्सेसिव एंट्री ऑफ साल्ट्स था तो पानी का लॉस हुआ। यहाँ एक्सेसिव वाटर ऑफ साल्ट्स है, एक्सेसिव एंट्री ऑफ वाटर है तो लॉस ऑफ क्या होगा? साल्ट्स होगा। अच्छा, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे क्या हो सकता है? यहाँ पे आप कह सकते हैं ट्रांसपायरेशन हो सकती है। ट्रांसपायरेशन।
या हम कह सकते हैं परस्पायरेशन, पसीना आ सकता है, ठीक है, और उस पसीने से पानी की कमी हो सकती है। आते हैं जी इसकी, ये तो हमारे पास इन्वायरमेंट्स हो गए, डेंजर्स हो गए। अब एडेप्टेशंस कैसे होती हैं? तो हम मैरीन इन्वायरमेंट या कोई भी एक्वेटिक इन्वायरमेंट है, जब हमारे माइंड में ये बात आती है तो सबसे पहले हमारे जहन में फ़िशेस का कॉन्सेप्ट, फ़िशेस की बात हमारे माइंड में आती है कि पानी में मछलियाँ पाई जाती हैं। तो यहाँ पे भी हम मैरीन फ़िशेस की पहले बात करेंगे, उसके बाद बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। तो आपकी बुक ने सिर्फ फ़िशेस के ऊपर डिस्कशन की है। तो ग्रुप्स ऑफ मैरीन फ़िशेस, तो याद रखें जो फ़िशेस होती हैं वो पहला वर्टिब्रेट है। फ़िशेस क्या होती हैं? पहला वर्टिब्रेट है। तो हम बात करेंगे कि जो पहले वर्टिब्रेट्स हैं उनकी मैरीन इन्वायरमेंट के अंदर जो पाई जाने वाली फ़िशेस हैं उसके 3 ग्रुप्स बनाए हैं, ठीक है। जो पहला ग्रुप बनाया है उसको आप कह सकते हैं हैग फ़िशेस, हैग फ़िशेस। दूसरा ग्रुप जो बनाया उसे आप कह सकते हैं कार्टिलेजिनस फ़िशेस, और जो तीसरा ग्रुप बनाया उसको हम कह सकते हैं बोनी फ़िशेस, ठीक है जी। जो हैग फ़िशेस हैं इनको हम कह सकते हैं कि इनकी बॉडी के अंदर कौन सा इन्वायरमेंट होता है? आइसोटोनिक, यानी इनकी बॉडी के बाहर तो इन्वायरमेंट कौन सा है? हाइपरटोनिक, लेकिन ये अपने अंदर कौन सा इन्वायरमेंट रखती हैं? आइसोटोनिक। अपने बॉडी फ्लूइड्स को आइसोटोनिक फॉर्म के अंदर रखती हैं, चाहे बाहर का जो भी इन्वायरमेंट हो जाए। दूसरी हैं कार्टिलेजिनस फ़िशेस, ये अपनी बॉडी के अंदर हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट रखती हैं, ठीक है जी। और तीसरी है हमारे पास बोनी फ़िशेस, ये अपनी बॉडी के अंदर हाइपर टोनिक एनवायरनमेंट रखती हैं, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं कि ये कैसे होता है। हाइपोटोनिक का मतलब क्या है? लोअर साल्ट कंसंट्रेशन, साल्ट्स की कंसंट्रेशन इनकी बॉडी में क्या होती है? कम। और मोर क्या होगा? वाटर। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि देखिए ये जिस पानी में पाई जाती हैं उस पानी में तो साल्ट्स ज़्यादा हैं, जबकि ये अपने अंदर साल्ट्स की कंसंट्रेशन लो रखती हैं। इसका मतलब क्या है? पीती तो वो ज़्यादा साल्ट्स वाला पानी है, लेकिन अपने अंदर क्या पानी रखती हैं? कम साल्ट्स रखती हैं। पानी ज़्यादा साल्ट्स वाला पीती हैं और अपने अंदर कौन सा कितनी अमाउंट में साल्ट्स रखती हैं? कम अमाउंट में। इसका मतलब क्या हुआ? ये अपनी बॉडी से साल्ट्स को रिमूव करती हैं। क्या करती हैं? साल्ट्स को रिमूव करती हैं। तो याद रखिए जो एक्सक्रीशन होगी, एक्सक्रीशन, उसमें 2 ऑर्गन्स बड़ा रोल प्ले करते हैं फिशेस के अंदर या जनरल वर्टिब्रेट्स के अंदर। पहला ऑर्गन होता है हमारे पास लंग्स, जो कि फिशेस में लंग्स नहीं होते बल्कि क्या होते हैं? गिल्स होते हैं। क्या होते हैं? गिल्स होते हैं। उसके बाद किडनीज़ होती हैं। ये किडनीज़ जो है ये भी साल्ट्स को रिमूव करती हैं, जिसको आप यूरिन फॉर्मेशन के सेंस में भी देख सकते हैं। उसके बाद जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स बनती हैं वो कौन बनाता है? लिवर। वो कौन बनाता है? लिवर। अब इनके अंदर जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स बनती है, पहले तो याद रखिए जो पानी वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर अमोनिया बनती है, ठीक है। फिर अगर सम टाइम जो है अमोनिया, जो हमारे पास ये वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारे पास डेजर्ट के अंदर पाए जाते हैं, उनके अंदर जो है वो फिर यूरिया और यूरिक एसिड बनते हैं। ये हमारी बाद की डिस्कशन है, इस पे बाद में जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पे वेस्ट प्रोडक्ट्स जो बन रही है वो बन रही है यूरिया। अब यूरिया याद रखिएगा ये बड़ी टॉक्सिक है,
सो इसको लेस टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा ताकि ज़्यादा देर अंदर स्टोर रह सके। अगर ये बाहर नहीं सीक्रेट होता, ये यूरिया वेस्ट प्रोडक्ट है। अब अगर ये यूरिया बॉडी से बाहर नहीं निकलता तो ज़्यादा देर जो है इसको बॉडी में स्टोर रखने के लिए इसको इसके किसी लेस टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एंड इसकी लेस टॉक्सिक फॉर्म है TMO, ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड। ये एक MCQ भी आया हुआ है कि यूरिया किस में कन्वर्ट होता है। इसको कन्वर्ट करने का फ़ायदा ये है कि TMO एज़ कम्पेयर टू यूरिया बॉडी में ज़्यादा अमाउंट में रह सकता है, ज़्यादा देर रह सकता है अगर उसको एक्सक्रीट ना भी किया जा सके। तो आप देखें कि जो साल्ट एक्सक्रीशन है, जो साल्ट की एक्सक्रीशन है वो गिल्स के थ्रू हुई और उसके बाद किडनीज़ के थ्रू हुई। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे मिस कर गया हूँ, साल्ट की जो एक्सक्रीशन होती है वो रेक्टल ग्लैंड्स के ज़रिए भी होती है। अब ये MCQ आया हुआ है कि रेक्टल ग्लैंड्स क्या होते हैं? साल्ट एक्सक्रीटिंग ग्लैंड्स ऑफ द किडनीज, सॉरी फिशेस के जो साल्ट एक्सक्रीटिंग ग्लैंड्स हैं उनको रेक्टल ग्लैंड्स कहते हैं। उनके ज़रिए ये अंदर लोअर साल्ट्स कंसंट्रेशन को मैनेज करती हैं, यानी जो ज़्यादा साल्ट्स वाला पानी पिया है तो पानी रेक्टल ग्लैंड्स के ज़रिए निकाल देंगी, किडनीज़ के ज़रिए निकाल देंगी और गिल्स के ज़रिए पानी को बाहर निकाल देंगी। जबकि जो लिवर है उसके अंदर यूरिया प्रोड्यूस होगा और वो TMO के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास आखिरी स्टेप है, आखिरी टाइप है बोनी फिशेस। तो अगर बोनी फिशेस की बात करें तो कहा जाता है कि ये जो बोनी फिशेस हैं डेफिनेटली बाकी इन फिशेस की तरह ये मैरीन वाटर पिएंगी, लेकिन ये जो यूरिन हमारी अपनी बॉडी से बाहर निकालती हैं, ये यूरिन कौन सा होता है? ये हाइपरटोनिक यूरिन बाहर निकालती हैं। कौन सा यूरिन? हाइपरटोनिक यूरिन। यहाँ पे स्टूडेंट्स आके कंफ्यूज भी होते हैं। इनको आपकी बुक में जो है वो इनकी थोड़ी सी डिटेल भी लिखी हुई, मैं आपको बता देता हूँ कि इनको एंसेस्टर्स ऑफ या आप कह सकते हैं, हाँ जी, एंसेस्टर्स ऑफ फ्रेश वाटर फिशेस कहा जाता है, सॉरी मैरीन फिशेस कहा जाता है। तो हमारे पास ये पानी को पिएंगी और पानी के अंदर क्या है? ज़्यादा साल्ट्स हैं। वो जो ज़्यादा साल्ट्स की कंसंट्रेशन पानी में है उसको कैसे एक्सक्रीट करेंगी? ये हाइपरटोनिक यूरिन बना के। हाइपरटोनिक यूरिन क्या होता है? जिसमें साल्ट्स ज़्यादा हों। और क्यों साल्ट्स ज़्यादा हो रहे हैं? क्योंकि इन्होंने ज़्यादा साल्ट्स वाला पानी पिया है। ठीक है, तो अगर ये हाइपरटोनिक यूरिन बाहर निकाली है, ज़्यादा साल्ट्स बाहर निकाल रही हैं, तो अपनी बॉडी के अंदर कौन सा इन्वायरमेंट रखेगी? हाइपोटोनिक। यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पे मैंने हाइपरटोनिक लिख दिया था, ये भी हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट अपनी बॉडी के अंदर रखती हैं। तो 3 ग्रुप्स थे, हैग फिशेस, कार्टिलेजस फिशेस एंड बोनी फिशेस। तो ये आइसोटोनिक इन्वायरमेंट रखती हैं अपने अंदर, ये भी हाइपोटोनिक रखती हैं और ये भी क्या रखती हैं? हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट अपनी बॉडी के अंदर रखती हैं। वो कैसे रखती हैं मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है। आगे आते हैं हम फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट्स की तरफ। तो फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट की सबसे पहले हमें एग्जांपल्स का पता होना चाहिए कि कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे वहाँ मैरीन वाटर में एग्जांपल्स क्या थी? फिशेस थी। यहाँ पे एग्जांपल्स उसने क्या लिखी हैं? अमीबा एग्जांपल है एंड पैरामीशियम इज़ द एग्जांपल। अब इन दोनों के पास क्या होता है? इन दोनों के पास होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। और याद रखिएगा जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है इसका काम क्या होता है? एक्सेस वाटर को बॉडी के अंदर स्टोर कर लेना ताकि वो साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल को डाइल्यूट ना कर सके। तो हम इसका फंक्शन क्या लिखेंगे? स्टोर्स एक्सेस वाटर, एक चीज़, और फिर स्टोर करके उसको बॉडी से बाहर निकाल देगा। तो हम कह सकते हैं कि एक्सक्रीट एक्सेस वाटर। लेकिन ये एक्सेस वाटर को एक्सक्रीट कैसे करेगा? डेफिनेटली यूरिन बनेगा। ठीक है, तो अब ये वाटर ज़्यादा है जो यूरिन बनेगा, तो वो यूरिन कौन सा होगा? वो होगा हाइपोटोनिक यूरिन।
कौन सा यूरिन है? हाइपोटोनिक यूरिन बनेगा, क्योंकि इसके अंदर कौन सी चीज़ ज़्यादा है? पानी, क्योंकि ये पानी ज़्यादा वाले इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं और इनके अंदर ख़तरा भी यही होता है कि एक्सेसिव एंट्री ऑफ वाटर हो जाती है। तो उस वाटर को रिमूव कैसे करते हैं? हाइपोटोनिक यूरिन बना के, ऐसा यूरिन जिसमें वाटर ज़्यादा है और पानी साल्ट्स क्या हैं? कम हैं। अच्छा याद रखें, अगर यहाँ पे ज़्यादा वाटर है, साल्ट्स बेशक कम भी हैं लेकिन साल्ट्स बाहर तो निकल रहे हैं, तो वो जो साल्ट्स अंदर रहने चाहिए थे इस हाइपोटोनिक यूरिन के अंदर, जो वाटर है इसके अंदर डिज़ोल्व होके वो साल्ट्स भी बाहर निकल आते हैं। तो वो जो साल्ट्स हैं उनकी कमी को कैसे पूरा किया जाता है? ठीक है, तो डेफिनेटली साल्ट कंटेनिंग फूड खाई जाएगी। क्या खाई जाएगी? साल्ट कंटेनिंग फूड, ऐसी खुराक खाई जाएगी जिसके अंदर साल्ट ज़्यादा हो। मेरे पास जगह कम है, तो उसके बाद और क्या चीज़ जो है वो कैसे पूरा किया जाएगा? एक्टिव अपटेक ऑफ साल्ट्स थ्रू गिल्स के ज़रिए, सॉरी स्किन के ज़रिए, जो स्किन है उसके ज़रिए साल्ट्स को बॉडी के अंदर टेकअप किया जाएगा एक्टिवली बाय द यूज़ ऑफ एनर्जी। ठीक है, इनकी स्किन मॉइस्ट होगी और जैसे ही ये अपने एक्सटर्नल वाटर के साथ टच करेगी तो एक्सटर्नल वाटर में जो साल्ट्स हैं इसकी स्किन के ज़रिए जो है वो इनके अंदर चले जाएंगे। ठीक है, और हमारे पास इन्होंने जो लॉस ऑफ साल्ट्स हो रही थी वो कैसे मैनेज की? जो साल्ट कंटेनिंग फूड्स थी उनको खाया और अपनी स्किन के थ्रू जो है वो एक्टिव अपटेक ऑफ साल्ट्स जो है वो इन्होंने कर ली। अब बात करते हैं हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट की बात करते हैं। तो याद रखिए स्टूडेंट्स, जो टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट्स हैं उनकी एडेप्टेशंस क्या होंगी? डेफिनेटली ड्राई इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं, पानी की कमी होगी, डेजर्ट में पाए जाते हैं, तो डेफिनेटली वो पानी को क्या करेंगे? स्टोर करेंगे। और पानी की स्टोरेज कैसे होगी? सबसे पहले तो इनकी जो स्किन है वो डेड सेल से बनी होगी। आपकी बुक ने वर्ड लिखा है डेड केराटिनाइज्ड, उसमें उनके जो डेड सेल्स हैं उनमें केराटीन होगी। और चूँकि हमने लॉस ऑफ वाटर को प्रिवेंट करना है तो जो स्किन है वो मल्टी लेयर्ड होगी। क्या होगी? आपकी बुक ने जो वर्ड लिखा हुआ है इसके लिए मल्टी लेयर्ड डेड केराटिनाइज्ड स्किन। अच्छा, यहाँ पे डेड सेल्स क्यों हैं? अगर लाइव सेल्स होते तो उन्हें इटसेल्फ पानी चाहिए होता। ये डेड सेल्स हैं और इनकी मल्टी लेयर्स हैं। जितनी मोटी लेयर होगी याद रखें उतनी कम से कम पानी जो है वो बाहर निकल सकता है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है? ये मॉइस्ट फूड इनटेक करते हैं। मॉइस्ट फूड क्या होती है? जिसके अंदर पानी हो। ठीक है, मैं अगर अपनी बात करूं, हम टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में रहते हैं, हम लोग गर्मियों में कौन सी खुराक पसंद करते हैं जिसमें वाटर की अमाउंट ज़्यादा हो? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, वाटरमेलन, तरबूज खाते हैं। ठीक है, पानी की अमाउंट ज़्यादा है। स्ट्रॉबेरी 92% जो है उसके अंदर वाटर है। तो यहाँ पे इंसानों की बात नहीं हो रही, यहाँ पे जनरल एनिमल्स की बात हो रही है। तो वो ऐसी फूड्स खाते हैं जिसमें पानी ज़्यादा हो। फिर सीड्स के अंदर ऐसे दरख्त हैं, अगर उन दरख्तों के बीज खा लिए जाएं, उन बीज के अंदर एज़ कंपेयर टू नॉर्मल सीड्स उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की जो अमाउंट है वो ज़्यादा होती है। तो हम कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग डेजर्ट सीड्स, कार्बोहाइड्रेट्स कंटेनिंग डेजर्ट सीड्स। ठीक है, डेजर्ट सीड्स खाते हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो उसकी अमाउंट ज़्यादा होती है। और उसके बाद जब ये कार्बोहाइड्रेट्स की मेटाबॉलिज्म होती है हमारी बॉडी में, तो आपको पता है कि जब ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट की ज़्यादा फॉर्म हमारी बॉडी में कौन सी है? ग्लूकोज की। ठीक है, ऑक्सीजन की मौजूदगी में टूटेगा CO2 प्लस H2O।
और याद रखिएगा कि ये जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स टूटेगा तो इससे ऐसे बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस होंगे जहाँ से वाटर रिलीज़ होगा। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स कंटेनिंग डेजर्ट फूड खाते हैं, उसके बाद जो यूरिन सीक्रेट करते हैं वो हाइपरटोनिक यूरिन होता है, हाइपरटोनिक यूरिन, क्योंकि पानी की कमी है। तो हाइपरटोनिक यूरिन क्या होगा, जिसमें पानी कम हो, पानी की कमी है तो ये पानी अपने अंदर क्या करेंगे, स्टोर करेंगे, तो यूरिन के अंदर पानी कम निकलेगा और जो साल्ट्स हैं वो ज़्यादा निकलेंगे। ठीक है, और जब ये वाटर को स्टोर कर लेते हैं तो इनके अंदर एक ऐसी एबिलिटी भी पैदा होती है एडाप्टेबिलिटी के तौर पे, जिस एबिलिटी की वजह से ये ज़्यादा अरसा बग़ैर पानी पिए कुछ दिन तक ज़िंदा रह सकते हैं। इस एबिलिटी को हम कहते हैं, ये जो वाटर स्टोर, अच्छा ये एबिलिटी कैसे पैदा होती है, ये पानी को अपनी बॉडी के अंदर स्टोर कर लेते हैं और पानी के बग़ैर ज़्यादा अरसा ज़िंदा रह लेते हैं, और इसको हम कहते हैं एनहाइड्रोबायोसिस। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एनहाइड्रोबायोसिस। तो एनहाइड्रोबायोसिस नाम से जाहिर है, एन एक वर्ड है, हाइड्रो दूसरा वर्ड है, बायोसिस तीसरा वर्ड है। एन का मतलब क्या होगा, विदाउट, ठीक है। हाइड्रो का मतलब क्या होगा, वाटर। बायोसिस निकला है बायो से, और बायो का मतलब क्या होगा, लाइफ। तो एनहाइड्रोबायोसिस सर्वाइवल ऑफ द लाइफ इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। एब्सेंस ऑफ वाटर में तो पानी मतलब कि लाइफ हो ही नहीं सकती। इसके कहने का मतलब है कि जो इसने पानी मुख्तलिफ़ सोर्सेज से अपनी बॉडी में स्टोर कर लिया है, अब जब तक वो पानी रहेगा तब तक ये बाहर से पानी इसको एब्सेंट भी हो तो ये ज़िंदा रहेगा। जैसे इसकी एग्जांपल्स में फ़िशेस थी, इसकी एग्जांपल्स में हमारे पास जो है वो अमीबा था और पैरामीशियम था। इसकी एग्जांपल्स जो है उसके अंदर हम क्या लिख सकते हैं, रैट्स या कैंगरू, कैंगरू लिख सकते हैं, कैमल लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो टोटल एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था ओस्मो रेगुलेशन इन डिफरेंट इन्वायरमेंट्स का। तो आज के लिए जो है वो इतना ही। मज़ीद अनटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।